जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग 10 क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप यदि 10 क्लास के विद्यार्थी और बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और त्रिकोणमिति बोर्ड की परीक्षा में कुल 20 अंक के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता है, मैथ में आप कमज़ोर हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको ठेठ और आसान भाषा में मैं हर एक जितने भी मैथ है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, ये त्रिकोणमिति के थ्योरी वीडियो है और थ्योरी के बाद हम लोग बीटीबीसी मैथ के चैप्टर बाय चैप्टर हल करेंगे और वो भी आसान भाषा में। तो देखिए, त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुआ था और त्रिकोणमिति के पिता कौन है, आज हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति के क्या महत्व है, इसके थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति से परिचित कौन कौन से देश रहे हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का जो शुरुआत हुआ था वह पहले के जो खगोलविद थे त्रिकोणमिति का प्रयोग सबसे पहले किस लिए किया करते थे। जैसे कि मान लिया जाए कि पहले कोई भी दूरी या ऊंचाई को मापने के लिए हमारे पास मीटर या फीट ये सब थे, लेकिन अधिक दूरी को मापने के लिए कोई भी वैसा चीज नहीं था जिससे हम लोग अधिक दूरी को मापे। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई बम्बू कितना लंबा है, 10 फीट 5 फीट, ये सब हम लोग नाप देते हैं। कोई रोड कितना लंबा है इसको भी नाप देते हैं। आप कितना फीट लंबा है ये भी आपको नापा जाता है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितना है, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाइएगा कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी आखिर के कैसे मापाएगा। और पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी ऐसा थोड़ी ना है कि एक व्यक्ति यहाँ फीता लेकर के बैठा रहेगा और एक व्यक्ति यहाँ जाएगा सूरज के पास और इस प्रकार से नाप देगा। तो ये कैसे न पाएंगे। यानी कि पहले के जो खगोल शास्त्री थे इसको दूरी को मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किए। जैसे पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को मापने के लिए, पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया। देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में त्रिकोणमिति से परिचित कौन कौन से देश थे। तो त्रिकोणमिति के बारे में पहले ही से जानने वाले देश था, उस देश के नाम था मिस्र। आप जानते हैं मिस्र एक देश है। और मिस्र के बाद एक देश है बेबीलोन। बेबीलोन। तो मिस्र और बेबीलोन के जो वासी थे त्रिकोणमिति से पहले ही परिचित थे, यानी त्रिकोणमिति को जानते थे। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन को देखते हैं, त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति भूमिका हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित का ये वह शाखा है जिसमें त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिकोण के भुजाओं और कोणों के संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिकोण के भुजाओं और संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। भुजाओं के मतलब, त्रिकोण के मतलब कोई भी त्रिभुज हो और त्रिभुज के तीनों कोण और उसके भुजा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किन शब्दों से हुआ था। तो त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ग्रीक शब्द से बहुत सारे केमिस्ट्री में जितने भी हम लोग मेटल्स पढ़ते हैं तत्व को उत्पत्ति हुआ है ग्रीक शब्दों से बहुत सारे। तो आप देखिए, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुआ है, यानी कि ग्रीक शब्द कौन, ग्रीक शब्द से। तब त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्द से मिल करके बना है। पहला को कहते हैं ट्राई, ट्राई के मतलब होता है 3। उसके बाद गोनिया, गोनिया के मतलब होता है कोण। और मेट्रोन, मेट्रोन के अर्थ क्या होता है, मापन। तो ट्राइगोनिया और मेट्रोन से मिल करके त्रिकोणमिति बना। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 3 कोणों का मापन। देखिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक का, इसको में छूट गया है मेरे दोस्त। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों को मापन, यानी कि 3 कोणों के मापना। आपको अभी बताया कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है, थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं। त्रिकोणमिति के पिता कौन है, त्रिकोणमिति के जो पिता हैं हिपार्कस को त्रिकोणमिति के पिता कहा जाता है। 140 ईस्वी में इन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया। त्रिकोणमिति के पिता किसको कहते हैं, हिपार्कस। हिपार्कस को त्रिकोणमिति के पिता कहा जाता है, 140 ईस्वी में बताया था। अभी आपको बताएं कि त्रिकोणमिति 3 कोणों का मापन होता है, यानी कि त्रिकोणमिति में 3 कोण के हम लोग मापते हैं। उसके बाद देखिए, तो 3 कोण मापेंगे तो कोण वाला त्रिभुज में आखिर के किसको में, तो देखिए त्रिकोणमिति में मूल रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इतना आपको बात समझ में आया।
यदि इतना बात आपको समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं और ईद समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए साथियों, हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो ऊपरे से हम लोग मिटाते हैं। मिटाला के बाद आप देखिए, इसका इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग कुछ देर के बाद चलते हैं। तो समझिए मेरे साथियों, देखिए समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा, समकोण त्रिभुज। मान लिया जाए कि हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ ले रहे हैं, एक कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज। इसका नाम भी धर सकते हैं ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होना चाहिए, अर्थात 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए एक कोण हम 90 डिग्री कर दिए। 90 डिग्री से क्या फायदा है कि 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा ना, ये सामने भुजा है, ये हमेशा कर्ण होगा। सामने वाला भुजा है जो हमेशा कर्ण होगा। और सामने वाला भुजा के बाद देखिए, इसमें कहीं भी एक ठिट्टा बना सकते हैं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। और ठिट्टा के सामने हमेशा, यानी कि ठिट्टा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या रहता है, तो हमेशा लंब रहता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और उसके बाद जो एक भुजा बच गया है, उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार आपको देखिए, आप जब पढ़ते हैं तो लंब, आधार और कर्ण में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि देखिए, आधार कभी कदार यहाँ भी हो सकता है और कभी कदार लंब यहाँ पर भी हो सकता है। तो एक मिनट थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इसको मैं पूरा डिटेल से हम आपको बताते हैं। कर्ण को क्या अंग्रेजी में कहते हैं, तो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। उसके बाद लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। पेंडिकुलर। और आधार को क्या कहते हैं, बेस। बेस माने आधार। ये इसलिए अंग्रेजी आपको दिए कि देखिए, आपसे होता है कि कर्ण को किससे सूचित करते हैं, कर्ण। तो कर्ण को हाइपोटेनस में पहला अक्षर क्या है, एच, इसीलिए कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो ये अंग्रेजिया के पहलका अक्षर बस को हम लोग इसको पहला अक्षर से कर्ण को सूचित करेंगे। यानी कि कोई भी अगर जो हम लोग लंब लेंगे तो लंब में भी पहला अक्षर से सूचित करेंगे, आधार लेंगे तो आधार में भी पहला अक्षर से। जैसे कि आपको लंब को किससे सूचित किया जाता है, तो लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। हम जान रहे हैं कि आपको ये सब आता है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थियों को एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको से लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद आधार को किससे सूचित करते हैं, तो आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया कि कर्ण को किससे सूचित करेंगे, एच से। उसके बाद लंब को किससे सूचित करेंगे, पी से। और आधार को किससे सूचित करेंगे, बी से। इतना बात समझ में आया। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम फिर ले रहे हैं। आपको आप में दिक्कत क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए कि ए बी सी डी, ये भी एक समकोणीय त्रिभुज है, ये एक समकोण हुआ। आपको अभी बताए कि सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को अब हम लोग एच से सूचित कर सकते हैं। सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण। कर्ण के बाद देखिए, हम लोग थीटा या तो यहाँ ले सकते हैं या तो यहाँ ले सकते हैं। मान लीजिए कि थीटा यहाँ लिए, तो थीटा के सामने वाला भुजा, आप हमेशा याद रखें कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो थीटा यहाँ पर ही आपके दिया आया, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और एक भुजा बच गया, ये हमारा क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएगा। बात इतना समझ में आया। यानी कि समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण फिक्स रहता है, किर्ण कर्ण कभी नहीं बदलते हैं, जबकि लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। कैसे बदलता है, तो थीटा के अनुसार। जैसे हम लोग थीटा को देंगे, अगर जो थीटा यहाँ दिए तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। अगर जो थीटा यहाँ पर ही हम लोग दे देते तो यहाँ पर ही क्या हो जाता, लंब ई हो जाता। जैसे कि देखिए, सी भुजुन थीटा दिए तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। अब की ए भुजुन थीटा दिए तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। हम इसको में मैथ अगर जो बनावेंगे तो देखिए, इस सब का प्रयोग खूब अच्छा तरीका से होगा। इसीलिए हम गते गते आपको बता रहे हैं कि लंब आधार कर्ण में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फिर से एक बार, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। देखिए, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। चेंज कौन होते हैं, तो लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, वो भी कौची के अनुसार, थीटा के अनुसार। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया कि जहाँ थीटा रहेगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा,
समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने यानी कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है और उसके बाद जो भुजा बच जाता है उसको आधार कहते हैं। लंब को किससे सूचित किया जाता है? एच से। सॉरी, कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। और आधार को किससे सूचित करते हैं? बी से। अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, यानी कि त्रिकोणमिति के कितनी निष्पत्तियाँ होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, हम इसको मिटा रहे हैं, मिटार के फिर इसमें चलेंगे थोड़ा सा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हम लोग समझेंगे। आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है। आप यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ की परिभाषा देखना चाहते हैं तो हम परिभाषा भी यहाँ लिख देते हैं। हल्का सा वीडियो लॉन्ग होगा मेरे साथियों, लेकिन आराम से शांतिपूर्वक इसको देखिएगा तो आपको 100% हम कह रहे हैं कि पूरा फायदा बुझाएगा। चलिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। तो देखिए, आपको आराम से हम समझा रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। तीन भुजा होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जिसके द्वारा 6 अनुपात का निर्माण होता है। निर्माण होता है जो क्रमशः क्या क्या होते हैं? तो 6 गो अनुपात कौन कौन होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तथा कॉसेक थीटा का निर्माण होगा। और इन्हीं 6 अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहा जाता है। आपको समझ में आया कि किसी भी त्रिभुज में किए गो भुजा का निर्माण होगा? 3 भुजा का निर्माण होगा और उसको वो भुजवा से किए गो अनुपात का निर्माण होगा। सॉरी, किसी भी त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है और वो भुजवा से 6 उस भुजा के द्वारा 6 अनुपात का निर्माण होता है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इन्हीं 6 भुजाओं को, यानी कि साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसाई, इसी सब को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब देखिए, साइन को पहले के कैसे पढ़ा जाता था? तो साइन का जो देखिए, साइन शुद्ध हिंदी में इधर लिखल है, शुद्ध में साइन को SINE, इधर देखिए SI खाली लिख दिए, SINE। साइन का हिंदी क्या होता है? साइन माने होता है जया। उसके बाद दूसरका में हम लोग देखेंगे कोस, उधर लिखे, कोस क्या है? कोसाइन। कोस को पूरा का जो पढ़ना चाहते हैं तो कोस को क्या कहेंगे? कोसाइन, और इसका हिंदी होता है कोजया। तीसरा में देखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट को कहते हैं स्पर्शजया। उसके बाद कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को क्या कहते हैं? कोटि स्पर्शजया। उसके बाद सेकेंड, सेकेंड को क्या कहते हैं? कोटि को जया। उसके बाद कोसेंट, कोसेंट को क्या कहते हैं? कोटि जया। तो चलिए, ये हमारे 6 निष्पत्तियां हुआ। 6 निष्पत्तियां में हम लोग देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम लोग तुरंत चलते इसको मिटा देते हैं। तो चलिए साथियों, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, अगर जो आपसे कभी कदार होता है कि साइन बराबर क्या होगा, तो साइन के वास्तविक में कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि क बराबर क्या होगा, तो क के वास्तविक में कोई अर्थ नहीं होता है। क एक प्रकार के क्या है? तो क एक प्रकार के वर्ण है। देखिए, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां से ही बहुत सारे मोटे मोटे किताब छप गए। जिस प्रकार हम लोग देखें कि 26 लेटर, ABCD में कुल टोटल 26 लेटर से जितने भी हम लोग अंग्रेजी की किताब पढ़ते हैं, सब 26 लेटर से ही मिल करके बना है, इसमें नो चेंजिंग। इसीलिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में मात्र कितने 6 निष्पत्तियां से ही
त्रिकोणमिति का पूरा निर्माण हो गया। यानी कि हम लोग पढ़ देंगे 9वां 10वां क्लास में किताब पढ़ेंगे, उसके बाद 11th में जाइएगा, 12th में पढ़िएगा, तो पूरा मोटा मोटा किताब आपको मिलेगा साइन थीटा कोस थीटा करके। यानी कि साइन कोस करके मिलेगा, तो इसमें क्या है 6 केवल निष्पत्तियां सो मिला करके और जितने भी है पूरे त्रिभुज का त्रिकोणमिति का निर्माण किया गया है। तो वास्तविक में साइन के कोई अर्थ नहीं होते हैं, साइन के साथ थीटा लगा दे यानी कि थीटा में कुछ डिग्री रहेगा, उसका कोई अर्थ होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा चलते हैं सूत्र के ओर। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फार्मूला लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला देखेंगे आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। इसको भी साथियों हम मिटा रहे हैं। कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसको उलट दीजिए यानी कि आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, आधार बटे लंब। कॉट थीटा के बाद हम लोग चलेंगे साथियों सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला हम लोग देखेंगे कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब। अब देखिए इसको साइन थीटा को हम लोग लंब को किससे सूचित करेंगे P, और कर्ण को किससे सूचित करेंगे H। अभी इधर बताए थे आधार को किससे सूचित करेंगे B, और कर्ण को किससे सूचित करेंगे H से। लंब को किससे सूचित करेंगे P से, आधार को किससे सूचित करेंगे B से। और फिर यहाँ पर दिया है आधार को किससे सूचित करेंगे तो B से, लंब को किससे सूचित करिएगा तो P से, कर्ण को किससे सूचित करिएगा H से, और उसके बाद आधार को किससे सूचित करिएगा B से, कर्ण को किससे सूचित करिएगा H से, और लंब को किससे सूचित करिएगा P से। तो ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हुआ। इसमें आपको करना क्या है कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को याद करना होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब। अब इसको हम देखिए आपको ट्रिक एक बता देते हैं, ट्रिक से कैसे याद किया जाए इसको 6 के। तो ट्रिक एक होता है हमारा, देखिए ट्रिक में हम लोग देखेंगे साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक को याद करने के लिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये मात्र 1 2 3 ही हम चले, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा। इसमें याद करेंगे कुछ ही कि देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको में है क्या चीज, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। उलट दीजिए, कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा उलट दीजिएगा तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको उलट दीजिएगा तो कर्ण बटे लंब। यानी कि ई हो गया साइन थीटा, ई हो गया कॉस थीटा, ई हो गया टैन थीटा, और टैन थीटा के बाद फिर क्या करना है उलट देना है। यानी कि ई वाला ऊपरे, तो टैन थीटा के बाद ई कॉट थीटा, ई सेक थीटा, और ई क्या हो गया कॉसेक थीटा। उम्मीद है साथियों कि आपको यह ट्रिक याद हो गया होगा। ट्रिक देखिए क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, अरे पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश है उसको भूखा प्यासा रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान में हमेशा हरियाली होते रहता है तो हिंदुस्तान क्या है हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां के फार्मूला थे। ऊपरे से हम लोग चलिए याद करेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। उसके बाद कोट थीटा में हम लोग याद क्या कैसे करेंगे, तो सीधा इसको उलट देंगे तो ये आधार कहाँ चल जाएगा ऊपरे और लंब कहाँ जाएगा नीचे। इसको में कर्ण कहाँ चल जाएगा ऊपरे, और इसके बाद लंब कहाँ सॉरी आधार कहाँ जाएगा नीचे। इसके बाद कर्ण ऊपरे चल जाएंगे और उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा नीचे हमारे आ जाएंगे, यानी कि आधार सॉरी लंब कहाँ चल जाएगा नीचे। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उम्मीद है कि ट्रिक आपको याद हो गया होगा। तो चलिए साथियों अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसमें कुछ और ट्रिक है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए यहीं पर हम आपको लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरी को हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरी क्या है। चलिए साथियों, बहुत गर्मी है, तो पाइथागोरस थ्योरी में हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस ने क्या सिद्ध करके, आप जानते हैं कि एक कर्ण बराबर फार्मूला होता है। तो पाइथागोरस ऐसे थेल्स के चेला थे। थेल्स के क्या था ये पाइथागोरस? थेल्स का चेला था। थेल्स एक यूनानी व्यापारी थे। व्यापार करते करते इतना इन्होंने पैसा कमा लिया कि सोच रहे थे कि अब पैसा से उब गया। इन्होंने मैथमेटिक्स पर अध्ययन किया और मैथमेटिक्स पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने बहुत सारे चेला को पढ़ाया। इसमें से इनका एक जो चेला थे, तेज तरार चेला पाइथागोरस निकल के आया और पाइथागोरस ने एक फार्मूला दिया। और पाइथागोरस आप जानते हैं थेल्स पर में हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे। इसी वीडियो पर आपको पढ़ावल, इसी चैनल पर आपको पढ़ावल जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस क्या बताते हैं, ये देखिए। कहते हैं कि त्रिभुज किसी त्रिभुज के भुजाओं, किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो छोटी भुजा, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। बराबर होता है। आपको ये बात समझ में आया? पाइथागोरस क्या करना चाहते हैं कि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए कि मान लिया जाए कि हम एक त्रिभुज ले लिए, इसका नाम ए बी सी। किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा मान लिया जाए कि कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो चलिए इसको हम ले लेते हैं कर्ण। बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। और यहाँ पर थीटा हम ले लिए, तो ये क्या हो गया? लंब। और उसके बाद नीचे क्या हो गए? आधार। अब देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा जो है ना, बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो छोटी बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ कैसे करेंगे, इन्होंने सूत्र बताया कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है। कर्ण के स्क्वायर होता है। क्या कहा कि किसी भी त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग, तो देखिए बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो छोटी भुजा, तो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों, यानी कि अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? बड़ी भुजा के बराबर होता है। बड़ी भुजा के बराबर होगा। यहाँ पर बड़ी लिख देना चाहिए था, बड़ी भुजा के बराबर होता है। फिर से एक बार थोड़ा सा इसमें एक बार देखेंगे फिर से। किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर होता है। यानी कि जो बड़ी भुजा है ना कर्ण, इन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर ही क्या हो जाएगा? ई। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर में देखिए हम क्या कहें, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस कह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज है और त्रिभुज में क्या है? एक बड़ी भुजा है और बड़ी भुजा के क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। और बड़ी भुजा की वर्ग हम कर दिए, जो छोटी भुजा के वर्ग के जो छोटी भुजा दो गो है, छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि बड़ी भुजा 5 है और इसको मैं 5 के स्क्वायर कर दीजिए, तो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो छोटी भुजा कितना है? 3 के स्क्वायर ले लीजिए, मान लिया जाए कि, और ये एक 4 के स्क्वायर ले लिए। एक छोटी भुजा 3 है, एक छोटी भुजा 4 है। 3 के गुना करिएगा तो 3 तिहाई के 9, और 4 के गुना करिएगा तो 4 चौके 16, और 5 के करिएगा तो 5 पचे 25। 16 9 कितना हो गया? 25 बराबर 25। तो यही तो कहना चाहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी कि किसी भी त्रिभुज के जो बड़का वर्ग भुजा है ना,
वो बड़का भुजा अन्य दो छोटकी भुजन के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए बड़का भुजा है जो अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर हुआ, यानी कि छोटा भुजा के दोनों के वर्ग किए और उसके बाद जोड़ दिए तब बड़का भुजा निकल करके आ गया। यहीं से सूत्र निकल करके आता है आपको कि कर्ण बराबर फार्मूला क्या होगा। तो देखिए कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़, चलिए साथियों थोड़ा सा इसको हम ऊपरे लिखे के कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से समझिए ऊपरे में कि कर्ण बराबर फार्मूला क्या होगा। कर्ण बराबर फार्मूला क्या होगा, तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाया तो रूट में लगा, और रूट में लगा तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर हो गया। कोई के मन में लग रहा है कि मान लिया जाए कि कर्ण के स्क्वायर को आप हटा दिए तो रूट में लगा दिए, तो लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर, स्क्वायर इसको में भी तो हटना चाहिए था, तो इसमें स्क्वायर नहीं हटेगा, केवल कर्ण के स्क्वायर को हटाए तो ये गो स्क्वायर हटाते हैं तो ये गो रूट लगता है, ये दोनों में से किसी के स्क्वायर नहीं हटाए थे, इसीलिए क्या हो गया, ये रूट में स्क्वायर के ज्यों के त्यों। यानी कि कर्ण बराबर खाली फार्मूला पूछे तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें मान लिया जाए कि लंब बराबर खाली फार्मूला पूछे कि लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए कर्ण के स्क्वायर, कर्ण ज्यों के त्यों है तो कर्ण के स्क्वायर हो जाएंगे, और उसके बाद ये आधार को क्या करेंगे, वो पार्टी भेजेंगे, तो माइनस कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए लंब बराबर पूछ रहा है तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। मान लिया जाए कि आधारे बराबर फार्मूला पूछे तब, तो आधार बराबर हम लोग देखेंगे, आधार बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण ज्यों के त्यों रहेंगे तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर, और लंब ऊ पाटे जाएगा तो माइनस लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। तो चलिए साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हम इतने पर छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो अगला हम लोग फार्मूला को सीखने की कोशिश करेंगे। तो इतना तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो इसके लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे थ्योरी को बढ़ावे की कोशिश करेंगे। तो चलिए जय हिंद साथियों।